हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि सीबीएसई के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे। सबसे पहले आपको तीन चीज़ें समझनी होंगी कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है और प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, तो ये क्या है भाई। सो आप बोलो सपोज दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया। अगर मैं इस स्फेयर को, तो इसकी कुछ रेडियस होगी। अगर मैं इस स्फेयर को छोटा कर दूं, सपोज छोटा कर दिया मैंने इस स्फेयर को, अब मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे, फिर बोलोगे स्फेयर है। मान लो स्फेयर को मैंने फिर से छोटा कर दिया। अगर मैं स्फेयर को छोटा करते जाऊँ और आपके पास लास्ट में इतना सा पार्ट बचेगा, अब क्या है, स्फेयर नहीं है, बिल्कुल है। स्फेयर की क्या खास बात होती है, रेडियस होती है स्फेयर के पास। तो स्फेयर में और पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, तो पॉइंट जो होता है उसकी कोई रेडियस ही नहीं होती। ठीक है, पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस, तो पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होती। ठीक है, हम दिखाने के लिए यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं कि सपोज दिस इज अ पॉइंट, लेकिन पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन अगर हम बहुत सपोज इस ये और ये यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, मैंने बोला यहाँ पर दो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है जो रेड ब्लैक कलर में मैंने बनाया, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट सपोज यहाँ पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं सारे पॉइंट्स को ऐसे ही इमेजिनरी ज्वाइन करके देखूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है। इमेजिन करो यहाँ से सारे पॉइंटों को, अगर यहाँ से लेके यहाँ, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको कनेक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से लाइन मिल जाएगी। ठीक है, शो करने के लिए हम बताते हैं कि ये लाइन है, लेकिन लाइन की कोई डायमेंशन नहीं होती। सॉरी, लाइन की तो डायमेंशन तो होती है, लेकिन लाइन की एक ही डायमेंशन होती है, और वो क्या होती है, उसके पास लेंथ होती है। पॉइंट के पास कोई लेंथ नहीं होती। अब लाइन के पास क्या आ गई, एक लेंथ आ गई, लेकिन एक डायमेंशन आई है। ठीक है, क्या लाइन के पास दो डायमेंशन होती है, नहीं होती, इसलिए लाइन का कोई एरिया नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैं बहुत सारी लाइनों को, सपोज एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन ये, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी ऐसी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइनें। अगर सारी लाइनों को मैं जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, अब प्लेन के पास कितनी डायमेंशन हो गई, दो डायमेंशन हो गई, एक तो लेंथ आ गई, एक ब्रेथ आ गई। ठीक है, जैसे दो डायमेंशन आई, हम प्लेन का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्लेन के पास कोई थिकनेस नहीं होती, मतलब तीसरी डायमेंशन नहीं होती। तीसरी डायमेंशन नहीं होती, इसका मतलब हम क्या किसी प्लेन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या आप लोगों ने कभी स्क्वायर का वॉल्यूम निकाला है, क्या कभी ट्रायंगल का वॉल्यूम निकाला है, क्या कभी अपने सर्कल का वॉल्यूम निकाला है, नहीं निकाला। क्यों, क्योंकि उनकी थिकनेस होती ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज ये कागज़ इसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, लेकिन थिकनेस, इस कागज़ की तो थिकनेस कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई प्लेन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस प्लेन के पास कोई भी थिकनेस नहीं होती। ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरी बात बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो सपोज आप यहाँ देखिए, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक तरह का फ्लो होता है, एक तरह का मेजरमेंट ऑफ फ्लो की हम बात कर रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो आप एक बात मान के चलो, सपोज करो यहाँ से बहुत सारे एरो आ रहे हैं, बहुत सारे एरोज आ रहे हैं, और सामने मैंने ये प्लेन पेपर इसके सामने दे दिया। तो अब देखो, जितने भी इसके एरिया के सामने जितने भी एरो आएंगे, वो क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने एरो सबसे ज़्यादा क्रॉस करेंगे। अगर मान लो मैं ये एरिया कम कर दूं, तो क्या एरो ज़्यादा क्रॉस करेंगे या कम क्रॉस करेंगे। सपोज इधर से कुछ एरोज आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एरिया कम कर दूं तो इसको कम एरोज क्रॉस करेंगे। एरिया हाफ कर दिया, एरोज कम क्रॉस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो पीछे से अगर एरोज ही कम आ रहे होते तो क्या होता, तो भी एरोज कम क्रॉस करते इसको। एक तीसरी बात, और तीसरी बात ये है, मान लो इधर से एरो आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। टिल्ट कर दिया तो अब कितने एरो पास होंगे, अब कम पास होंगे। मैंने और टिल्ट कर दिया, अब कितने एरो पास होंगे, और कम एरो पास कर देंगे। मैंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल पैरेलल कर दिया। अब इस प्लेन से कितने एरो पास होंगे, तो बिल्कुल भी एक भी एरो पास नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि थिकनेस तो प्लेन की होती नहीं है, ये तो चलो कागज़ है, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक प्लेन को कंसिडर करें तो प्लेन के पास तो कोई थिकनेस होती नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एरो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो कितने एरो क्रॉस करेंगे ये बात किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सीधी सी बात ये है। तो पहली बात, इधर से जितने ज़्यादा एरो आएंगे उतने ज़्यादा इसको क्रॉस करेंगे, ये तो फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग, एरिया कितना है, इतना एरिया है या इससे बड़ा एरिया है या इसका आधा है, एरिया जितना ज़्यादा होगा एरोज उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। दो बातें होगी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि ये जो प्लेन रखा हुआ है उसका एंगल क्या है। अगर एंगल ये रखता हूँ मैं तो सबसे ज़्यादा एरो क्रॉस करेंगे, अगर ये रखता हूँ तो और कम करेंगे, अगर एंगल में ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहा हूँ तो बिल्कुल कम करेंगे, और अगर बिल्कुल ऐसे कर दिया उसके पैरेलल अगर मैंने प्लेन को कर दिया तो एक भी एरो इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो जो एरो कितने क्रॉस करेंगे मतलब फ्लो अपना कितना होगा वो तीन बातों पर डिपेंड करेगा। यहाँ से कितने एरोज आ रहे, इसका एरिया कितना है, और उस एरो का और इसका एंगल कितना है। ठीक है, तो ये तीन बातें होगी। अब देखिए ध्यान से एक बात और सुनिए, प्लेन की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सपोज ये प्लेन है तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन होती है वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर हम लेते हैं। ठीक है, सपोज ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड भी एक प्लेन तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस सरफेस की डायरेक्शन तो आपकी तरफ है। ठीक है, अब जो सामने जो दीवार है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, बोर्ड की तरफ। ठीक है, ऊपर जो सीलिंग लगी हुई है उसकी डायरेक्शन किस तरफ मान सकते हैं, नीचे मान सकते हैं। ठीक है, नीचे जो अपना फ्लोर है उसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो हर एक प्लेन की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सपोज ये आपका प्लेन हो गया, तो इस प्लेन की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस प्लेन की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब मान लो आपका जो एरोज आ रहे थे ना, उनका नाम हम क्या बोलते हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और मैंने ये ऐसे रख रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मैंने ऐसे रख रखा है, तो इन दोनों में एंगल कितना है, तो हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन में कितना एंगल है, तो क्या बोलोगे आंसर, 90 डिग्री नहीं बोलना, आंसर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि प्लेन का जो डायरेक्शन है वो कौन शो करता है, उसका नॉर्मल, और इसका नॉर्मल किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, और एरो किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, सॉरी यहाँ कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। प्लेन का एरिया इस तरफ, एरोज आ रहे हैं इस तरफ से। ठीक है, तो एंगल कितना 120 डिग्री। अगर मान लो हम एरिया ये इधर वाला लेते हैं, सपोज इस तरफ की सरफेस की बात करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इस प्लेन की डायरेक्शन इस तरफ है, एरोज किधर से आ रहे हैं, एरोज भी इधर से आ रहे हैं। तो इस प्लेन में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। हम ये तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बट द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। ठीक है, वैसे ध्यान नहीं रखना कि 90 डिग्री का मतलब आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और प्लेन क्या है आपका, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है। बट अगर बात करें एंगल की, एंगल ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, ये आपका प्लेन हो गया, तो प्लेन के जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल आपका क्या होगा, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने बात करती है तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वही फ्लक्स है, वो जो फ्लो की हमने बात करी थी वही क्या है, फ्लक्स है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक एरिया डिनोट करा है, ये एरिया बहुत ही छोटा सा एरिया हमने लिया, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर करा है, जिसका एरिया कितना है, ds वेक्टर है। ठीक है, बिकॉज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के साथ कितनी है, चलो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ करा है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ये जो ds वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब इसके नॉर्मल को शो कर रहा है, इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सपोज इस डायरेक्शन से, जो इस ds वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो हमने बात करी थी तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा।
एक तो ई कितना है, ई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के। दूसरी बात, ये एरिया कितना है, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा अपना फ्लक्स मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्लो मिलेगा, तो इंटू डी एस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द एलिमेंट और एरिया ऑफ द सरफेस। और तीसरी बात हमने करी थी कि एंगल पे बात करी थी, तो यहाँ एंगल क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और ये जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। लेकिन आपको पता है फ्लक्स कितना पास होगा, कुछ भी पास नहीं होगा, तो 90 में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोस की बात कर रहे हैं। अगर मान लो फ्लक्स बिल्कुल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो यहाँ 90 रखेंगे, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होगी आपके, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो हम डिफाइन करते हैं। किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है, सपोज एलिमेंट एरिया ds है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। वेक्टर आप लोगों को पता ही है, E ds कोस थीटा कैन बी रिटन एज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जिसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं तो उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अगर पूरे सरफेस से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता है अगर एक एलिमेंट से निकाला हुआ सरफेस से निकालना तो क्या करेंगे, क्योंकि उस सरफेस पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंप्लीट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा फाई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हो गया कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ध्यान से, एक कंसेप्ट और आता है कि अगर आपकी जो सरफेस है वो क्या है, वो अगर सरफेस एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, कोई स्फेयर हो गया या कोई सिलेंडर है जो दोनों तरफ से क्या है, बंद है, या कोई कोन हो गया, मतलब कोई भी चीज़ जो एनक्लोज्ड हो पूरी तरह बंद हो चारों तरफ हर डायरेक्शन से, तब हम क्या करते हैं, तब फॉर्मूला तो यही आएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल और बना देते हैं, इंटीग्रेशन पे छोटा सा सर्कल हम बना देते हैं, यहाँ भी सर्कल बना दिया। इस सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं वो किसी एक एनक्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब एक बात आप और नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इस प्लेन के दो नॉर्मल होते हैं, एक नॉर्मल इस तरफ होता है, एक नॉर्मल इस तरफ होता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको कौन सा नॉर्मल लेना है, तो आप कोई सा भी नॉर्मल ले सकते हो, लेकिन वो एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा नॉर्मल लेना है। ठीक है, सपोज इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो आपको एग्जामिनर बोल देगा साफ साफ कि जो नॉर्मल है वो इसके बिल्कुल इस डायरेक्शन वाला आपको पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन वाला आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो एंगल आपको बता दिया जाएगा। तो अब इसने क्या बोला है यहाँ पर कि एक स्क्वायर फ्रेम है, सपोज दिस इज ए स्क्वायर फ्रेम, ये एक स्क्वायर फ्रेम हो गया। कितनी इसकी एज कितनी दे रखी है, जो साइड है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये है सपोज इसकी साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एंगल के साथ, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सपोज इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ आपका ds वेक्टर है। तो देखिए जब भी कोई फ्लक्स आपको निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कौन सा ds,
उस dx की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। अब इस dx से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो dx से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दिस एंगल इज थीटा 60 डिग्री। तो इस ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो हमें पता है डेल्टा फाई कितना होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर ई ds कॉस थीटा, ठीक है, ई ds कॉस थीटा। लेकिन हमें तो क्या निकालना, हमें तो फाई निकालना, टोटल फ्लक्स निकालना। तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा। क्या यहाँ पर सर्कल लगाना है, नहीं लगाना, क्योंकि एक स्क्वायर प्लेन है, कोई एनक्लोज सरफेस नहीं है। ई ds कॉस थीटा। तो अब देखिए ई तो क्या है, यूनिफॉर्म बता रहा है, कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ गया, यहाँ पर ई क्या आ गया, बाहर आ गया। कॉस थीटा मतलब कॉस 60, तो कॉस 60 भी क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हो गया ds का इंटीग्रेशन मतलब इसका पूरा का पूरा एरिया कितना है, इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 एरिया हो गया आपका 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ds का क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा, तो ये और e की तो ये वैल्यू होगी e cos 60 कितना 1/2, ds कितना 0.01। व्हाट इज e दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर। अब देखो यूनिट क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट भी होती है, और 1 वोल्ट पर मीटर ही आपका होता है 1 न्यूटन पर कूलम। दोनों के दोनों आपके क्या है, एसआई यूनिट्स हैं एमकेएस सिस्टम की। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ई की जगह हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। 2 से कटा कितना 10, वैल्यू कितनी आ गई 0.1 वैल्यू आ गई, ठीक है। फ्लक्स की क्या होगी यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कहीं से भी देख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होता है, एरिया होता है। ये क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका एच.सी. वर्मा का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा है वही क्वेश्चन आंसर, वो भी आपका एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। नीचे वाले में जो सरफेस दे रखी है वो एनक्लोज सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज सरफेस है। तो उसने ये बोला है कि एक स्फेयर है, एक क्या है, स्फेयर है, ठीक है। और सपोज स्फेयर का कुछ हमें दे नहीं रखा, कितनी रेडियस है क्या है, हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें इतना ही दे रखा है कि क्या है, एक स्फेयर, देयर इज ए स्फेयर, बस इतना ही पता है। तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, r है सपोज। तो अगर कुछ पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम सपोज ही करते हैं, ठीक है। और ये बात तुम लोग भी ध्यान रखा करो, ठीक है। कोरोना के चक्कर में कोई भी चीज़ बाहर से लाते हो, सपोज कर लिया करो कि उसके ऊपर कोरोना है, ताकि उस चीज़ को आप संभाल के रखो या उसको बाहर रखो, कैसे भी रखो। हर जगह आप सोच के रखो कि हर जगह ही कोरोना है, ठीक है, तभी आप सावधानी बरत पाओगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सपोज कर लिया, सपोज इसकी रेडियस r है। अब क्या करना है भाई, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे। सपोज हमने क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया। वैसे तो ये चार्ज कहीं भी रखो, उससे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार हमने चार्ज को कहाँ रख दिया, सेंटर पे रख दिया। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिया, हमने कोई यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सीधी होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री। और ये जो एलिमेंट लिया है इसका एरिया कितना है, ds है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो भी किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा, ठीक है। और एक बात बताइए, यहाँ पर ड्यू टू दिस चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/r²। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी इस एलिमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करेंगे। तो एलिमेंट से कितना पास हो रहा है, तो डेल्टा फाई पास हो रहा है आपका E ds cos थीटा, ठीक है। E कितना, E आपका है KQ/r²। किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये भी r हो गया, कितना
कितना हो जाएगा KQ/R²। ds एंड cos कितना 90 डिग्री, cos 90 कितना भाई 1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपके आएगी वो आएगी KQ/R² और cos 91 हो गया इंटू आ गया ds। तो ये तो है आपका फ्लक्स जो पास हो रहा है इस एलिमेंट से, ठीक है। तो टोटल सरफेस से कितना पास हो रहा होगा, तो टोटल सरफेस से जो एलिमेंट हम फ्लक्स निकालेंगे वो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। लेकिन इस इंटीग्रेशन पे हम क्या लगा देंगे, ऐसे ही साइन लगा देंगे एक सर्कल का, उससे बाकी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसे ही दिखाने के लिए सब कुछ ये सब दिखावा है खाली कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस का कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सर्कल का लगाने से क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स 5 इंटीग्रेशन ऑफ दिस KQ/R² इंटू ds। K क्या है कांस्टेंट, चार्ज जितना है उतना ही होगा, रेडियस थोड़ी चेंज होगी स्फेयर की जो कि बाहर पड़ी रहेगी, ये चीज़ें बाहर आ गई, बचा क्या ds। तो KQ/R²। इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका जो एरिया है s कितना होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका s हो जाएगा, मतलब KQ/R² इंटू 4πr², ठीक है। तो अब देखिए k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 r², 4πr²। क्या हुआ, r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, कुछ बचा ही नहीं यार, यहाँ पर q तो बचा है, तो क्या आ गया Q/ε0। तो ये आ गया। इसका मतलब अगर कोई चार्ज किसी स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा स्फेयर से पास होने वाला Q/ε0, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सेंटर पे रखा हो, कहीं भी अगर ये चार्ज कहीं भी रख दें तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा Q/ε0। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, शिफ्ट कर दूँ सपोज, तो इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इस तरफ का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, लेकिन इस तरफ का वापस बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो अपने आप इस तरीके से मैनेज हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा Q/ε0 होगा, ठीक है। और यही आपका क्या है, गॉस लॉ है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं आपको, छोटी सी टर्म है और वो है आपकी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल प्ले, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक आप लोगों जिस एंगल की बात करते हैं, आप जब भी एंगल करते हो वो एंगल कौन सा है, प्लेन एंगल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल, ये एक सर्कल का पार्ट है, कोई आर्क हो गया ये, ठीक है, ये आर्क हो गया और ये क्या हो गया, उसमें एंगल थीटा हो गया, रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, r थीटा होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एंगल होता है, ये जो एंगल है थीटा, एंगल क्या होता है, दिस आर्क, मतलब अगर इसको मैं बोल दूँ लेंथ कितनी है, l है, तो ये हो गया आपका l/रेडियस, ठीक है। या हम बोल देंगे आर्क, मतलब एक तरह की क्या है ये, लेंथ अपॉन रेडियस। आपको एक बात पता होगी, एंगल इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, मीटर अपॉन मीटर क्या डायमेंशन आई, कोई डायमेंशन नहीं आई। ये जो एंगल आप पढ़ते हो वो एंगल कौन सा होता है, वो एंगल होता है प्लेन एंगल। लेकिन अभी तक आपको खाली एंगल ही बताया गया था क्योंकि आपका सॉलिड एंगल कुछ था ही नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो आप एंगल पढ़ रहे थे वो कौन सा था, प्लेन एंगल था। अब हम बात करेंगे एक सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल कौन सा होता है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम वाला कोन होता है, तो कोन होता है, कोन के ऊपर क्या मिलती है आपको, एक सरफेस मिलती है, ठीक है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है इस तरीके का एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, एक हम बात करी थी कि सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस इज थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस,
अगर थीटा बहुत कम होता है, 11th क्लास लोग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं बोलूँ ये लेंथ कितनी है, सपोज r है, तो ये भी कितनी होगी, r होगी। तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ वो कितनी आएगी, वो आएगी r थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन गया, सपोज ये कुछ इस तरह से हमने बना दिया। इस तरह से बना दिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो लाइन हमने बनाई थी वो लाइन देखो, वो लाइन कुछ इस डायरेक्शन में हमने बना दी। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल की बात करते हैं, जो हमने नीचे डायग्राम बनाया था उसको थोड़ा ढंग से सीखेंगे। देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सपोज ये कोई चीज़ हो गई जिसमें ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल ये मान लो r है, ये भी r है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आएगी, सपोज दिस इज l, तो l आपको क्या मिल जाएगी, l आपको मिलेगी r थीटा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें एक लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, एक लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये दोनों इक्वल थी मतलब ये बिल्कुल इस एंगल के क्या था, बिल्कुल सामने था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया मतलब कुछ एंगल बन रहा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करते, इक्वल करने के लिए सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये r, तो ये भी क्या हो गया, r हो गया। r कौन सा हुआ भाई, r हो गया आपका यहाँ तक, ये भी r, ये भी आपका यहाँ तक r और यहाँ तक r हो गया। और सपोज ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, और ये लेंथ जो थी वो आपको कितनी दे रखी थी, आपको l लेंथ आपको दे रखी थी। अब क्या r थीटा l होगा, नहीं होगा। कब होता है l इक्वल्स टू r थीटा, जब ये दोनों चीज़ें क्या हों, इक्वल हों। मतलब r थीटा जो है, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, r इंटू थीटा होगी, ये वैल्यू r थीटा होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ये l निकालना है कि l कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू है, आपको यहाँ एक चीज़ और दे रखी होगी कि ये जो डायरेक्शन है, ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ l है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर जाएगा, बिल्कुल इस तरह के एंगल बाइसेक्टर जाएगा, मतलब ये एंगल सपोज आपको मिल जाएगा, ये एंगल आपको जरूर मिलेगा। ये एंगल कितना है, सपोज दिस एंगल इज नथिंग बट अल्फ़ा, ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके बिल्कुल क्या ड्रॉ करा है हमने, नॉर्मल ड्रॉ करा है। ये 90 डिग्री, ये अल्फ़ा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना, 180, जिसमें ये तो 90 हो गया, बचा कितना, 90। ये अल्फ़ा हो गया तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। और अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ से इस ट्रायंगल को देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब ये एंगल अल्फ़ा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि हम ये बोल देंगे कि आपको पता होगा ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, वो है r थीटा, ठीक है। क्योंकि जैसे r थीटा, ये वाली लेंथ r थीटा, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, r थीटा होगी। अब यहाँ से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है r थीटा, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका क्या हो गया, एंगल, तो ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, l। तो अगर ये l है, इसका मतलब ये बेस क्या होना चाहिए, l कोस अल्फ़ा, या फिर आप देखो ध्यान से, कोस अल्फ़ा क्या आ रहा है यहाँ से, कोस अल्फ़ा आपके आ रहा है, कोस अल्फ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, r थीटा अपॉन l। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आया, थीटा निकल के आया l कोस अल्फ़ा अपॉन r, ठीक है, l कोस अल्फ़ा अपॉन r। अब देखो, ये तो हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात ये करनी है कि अगर ये अल्फ़ा एंगल से मान लो घूम गया, ये जो चीज़ थी वो अल्फ़ा एंगल से क्या हो गई, घूम गई। अगर बिल्कुल सामने होती तो ये इसका जो नॉर्मल था इस डायरेक्शन में आता, लेकिन ऐसे ही जैसे ही अल्फ़ा से घुमा तो एंगल इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में चला गया। लेकिन हमें ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट लेना है। तो जब ये वाला कॉम्पोनेंट लेंगे तो इसका ये वाला सामने वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, तो अगर मान लो l की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, l कोस अल्फ़ा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, l कोस अल्फ़ा हो गया। तो अब डायरेक्ट ही l कोस अल्फ़ा को ही क्या लिख, दिस इज l कोस अल्फ़ा, और l कोस अल्फ़ा को ही आप क्या लिख दोगे, r थीटा लिख दोगे।
तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा L cos अल्फा अपॉन R। ठीक है, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं सिंपल तरीके में 2 डायग्राम आपको लिख देता हूँ। ये कुछ भी अगर समझ में ना भी आया हो, आप इतनी चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर ये R ये थीटा, तो ये कितना होता है L इक्वल्स टू R थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा कितना होता है L अपॉन R। ठीक है, इस फॉर्मूले को भूल जाओ, अब ये फॉर्मूला याद रखो। दूसरी बात, अगर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, और आपको ये बोल दिया कि दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा, और यहाँ पर एंगल क्या है, दिस इज थीटा, और ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है L, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है L है, तो यहाँ और ये जो लेंथ है छोटी वाली लेंथ कितनी है R है, ये R नहीं है, छोटी वाली R है, तो यहाँ पर आप थीटा क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे L cos अल्फ़ा, मतलब आप ये वैल्यू निकालोगे, ये क्या आएगी L cos अल्फ़ा, एंड L cos अल्फ़ा अपॉन R करते आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, मतलब L का कोस वाला कंपोनेंट। तो ठीक इसी तरह यहाँ देखते हैं, पहले तो ये जो सरफेस है वो बिल्कुल इस एंगल के क्या है, परपेंडिकुलर है, और बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो मतलब यहाँ से बिल्कुल इसकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। तो जो सॉलिड एंगल होता है उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं किससे, ओम से। ठीक है, ओम पढ़ा होगा, ओम का सिंबल, रेजिस्टेंस जो होता है उसका सिंबल होता है, ओम से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सपोज इसका यहाँ पर एरिया कितना है, सपोज इसका एरिया है S, तो ये होता है आपका एरिया अपॉन R स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस एंगल को किसने कवर कर रखा था, किसी लेंथ ने कवर कर रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस एंगल को कौन कवर कर रखा है, एक सरफेस कवर कर रही है। तो जब लेंथ कवर कर रही थी तो लेंथ अपॉन रेडियस, बट जब एरिया कवर कर रहा है तो एरिया अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्यों, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर तो नीचे भी क्या होता है मीटर स्क्वायर, ताकि ये क्या हो जाए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाए। तो ये हो गया आपका S अपॉन R स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो कोण इस तरीके से दे दिया और इस तरीके से कोण दे दिया, सपोज ऐसे, मतलब ये जो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है और ये जो कोण आपका बनाया हुआ है, इस कोण का एरिया कुछ इस डायरेक्शन में है, पहले वाले के डायरेक्शन में नहीं है। मतलब ये जो यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा था उसमें और इस नॉर्मल में कितना एंगल है, सपोज अल्फ़ा एंगल है, और इसका एरिया कितना S। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या करा था, लेंथ L अपॉन R तो होता ही है, लेकिन L को किससे मल्टीप्लाई करा था, कोस अल्फा से, क्योंकि हमें इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट लेना है, मतलब इधर वाला कंपोनेंट। इसके कितने कंपोनेंट होंगे एरिया के, 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। हमें कौन सा लेना है, इधर वाला। इधर वाला कौन सा होगा, कोस वाला। तो यहाँ पर जो ओम ये एंगल आएगा, यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल, ये क्या होगा, एरिया का ये वाला कंपोनेंट, मतलब S कोस अल्फा अपॉन R स्क्वायर, दिस इज R, दिस इज R। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल की बात हमने खत्म कर दी। तो अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की। ठीक है, गॉस लॉ से एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आते रहे हैं बहुत बार, और आपके आने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट गॉस लॉ पे आ सकता है, या फिर गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और इससे तो जरूर क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या होता है, तो गॉस लॉ ये होता है कि द फ्लक्स, सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको पढ़ना है यहाँ पर, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो क्या है, मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं। सपोज ये कोई एनक्लोज सरफेस है, एनक्लोज मतलब बिल्कुल बंद सरफेस है, और बंद सरफेस के अंदर सपोज कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, नेट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज कितना है, Q0 है, जितने भी हैं जोड़ जोड़ा के कितना है, मान लो Q0 मिला आपको। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होता है Q0 अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, कितना होता है, Q0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, वेयर Q0 इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नोट, मुझे नहीं पता क्या होता है। अब देखिए यहाँ देखो, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर
ये जो लिखा है यहाँ पर आप दूसरी चीज़ भी लिख सकते हो कि द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स, आप यहाँ पर एक तो आप नोट कर ही लो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पर क्या लिख दो, इक्वल्स नेट चार्ज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे भी लिख दो, आपको ज़्यादा इजी रहेगा ये वाला चीज़। एक ही बात है, 1/एप्सिलॉन नॉट का टाइम्स लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस गलती आप कहाँ मत करना, आप यहाँ गलती बिल्कुल मत करना। ये टर्म आपको पूरी लिखनी है। जो क्यू नॉट है वो क्या है, नेट चार्ज है, और नेट कौन सा चार्ज, एनक्लोज्ड, मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो, इसके बाहर कोई भी चार्ज है उसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट क्यू नॉट नेट चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, 8.85 वाली। तो ये हो गया आपका गॉस लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं गॉस लॉ का डेरिवेशन। ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा है डेरिवेशन, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे थे पिछले वीडियो के अंदर। तो हमने एक क्वेश्चन करा था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया था, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आया था, वो इसका डेरिवेशन ही था, ठीक है। वहाँ पे एज ए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन वही क्या है आपका, इसका डेरिवेशन भी है। तो आप उससे ये डिराइव भी कर सकते हो। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो जब एक क्यू चार्ज रखा होता है किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर, तो वहाँ से फ्लक्स हमने निकाला था, कितना आया था, यही फ्लक्स आया था, ठीक है। तो वही इसका डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने गॉस लॉ पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, आपको ये बताना है। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स आपका कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इज 2q एंड q 3q माइनस 3q 0, बचा कितना 4q। तो टोटल चार्ज इज 4q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज देख लो, टोटल चार्ज कितना, q प्लस 2q कितना हो गया 3q प्लस 3q 6q माइनस 1 5q। ऐसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज कौन सा लेना होता है, सरफेस के अंदर है वही लेना है, बाहर जो भी आपको एग्जामिनर लालच दे वो आपको नहीं लेना है। ये सब आपके लिए लालच के लिए दे रखा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, टोटल फ्लक्स होगा टोटल चार्ज इनसाइड, चार्ज कौन सा लोगे, जो इसके अंदर है, बाहर चाहे कितना ही पढ़ो हमें मतलब नहीं है। टोटल चार्ज कितना है 3q, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाहर वाला चार्ज आपको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस क्वेश्चन के बाद में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, अ चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, एक कोई क्यूब है जिसके अंदर एक चार्ज q रखा हुआ है, ठीक है। क्यूब कैसा होता है, एनक्लोज्ड होता है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन साइड ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की वन साइड से जो फ्लक्स पास हो रहा है आपको वो निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्यूब वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो एक बात देखिए, क्यूब्स के अंदर जो क्यूब होगा उसे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो हमें पता है टोटल फ्लक्स तो कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्यों, क्योंकि कितना चार्ज है टोटल, Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये पूछ रहा है एक साइड से कितना पास होगा, तो जितना भी फ्लक्स पास होगा वो कितने साइड से पास होगा, तो कितनी साइड्स होती हैं क्यूब के अंदर, 6 साइड्स होती हैं। तो हर एक साइड से कितना पास, टोटल पास कितना हो रहा है, इतना, ये कितनी साइड से पास हो रहा है, 6 साइड से पास हो रहा है। इसका मतलब एक साइड से कितना पास हो रहा होगा, अपॉन 6। तो ये आंसर हो गया इसका, Q नॉट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए, इससे बेस्ट कई क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कोई यहाँ पर कटोरा है, सपोज हेमिस्फेयर है, दिस इज ए हेमिस्फेयर, ऊपर से क्या है, बिल्कुल खुला हुआ है, ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ है। अब हम एक बात करते हैं, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, इस जगह एक चार्ज रख दिया Q, या सपोज करो इस जगह हमने क्या चार्ज रख दिया, एक यहाँ पर हमने कोई Q चार्ज रख दिया।
तो इससे फ्लक्स किस तरफ जाएगा, तो फ्लक्स तो 360 डिग्री पे जाता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि इस सरफेस से, ये जो स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इसकी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको स्फेयर को कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या कर दिया, इस स्फेयर को कंप्लीट कर दिया। अगर ये कंप्लीट स्फेयर होता तो कितना फ्लक्स पास होता पूरे से, तो भाई इतना पास होता फ्लक्स। टोटल चार्ज कितना इसके अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखिए ये जो इसका जो फ्लक्स है वो आपको पता है आधा ऊपर जा रहा होगा, आधा नीचे आ रहा होगा। तो बस नीचे वाले से कितना पास हो रहा है, नीचे वाले से इतना पास हो रहा है, और जो बचा आधा वो बाहर लीक हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। ये भी आपका शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट और लिखते हैं कि सपोज ये आपके क्या है, ये आपकी कोई एनक्लोज सरफेस है। हमने अभी भी आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज बाहर पड़ा हुआ है तो उसका फ्लक्स इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए सपोज चार्ज कोई यहाँ पड़ा हुआ है, ये बाहर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से जाएगी। कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ये सरफेस आ रही है और एक सरफेस यहाँ भी आ रही है, तो जितना फ्लक्स इसके एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमने सरफेस बनाई है इसकी डायरेक्शन आप क्या लोगे, या तो बाहर वाली लोगे या अंदर वाली लोगे। अगर मान लो अंदर वाली डायरेक्शन आप ले रहे हो तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी सरफेस की, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इस यहाँ से जो E निकल रहा है उस E का यहाँ एंगल सपोज अगर 0 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो यहाँ पर आप डेल्टा एस एरिया सपोज करते हो, यहाँ भी एक एरिया सपोज करो आप डेल्टा एस, तो यहाँ कितना फ्लक्स एंटर हुआ, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E है तो E ds cos 0। यहाँ फ्लक्स निकालोगे तो E ds cos 180। cos 0 कितना होता है, 1। cos 180 कितना होता है, -1। तो इतना तो आपको फ्लक्स मिला यहाँ पर और इतना फ्लक्स मिला आपको वहाँ पर, मतलब टोटल फ्लक्स कितना, 0 मिला। मतलब सीधी सी बात होती है जितना एंटर करा है उतना ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, अगर फ्लक्स मान लो एंटर कर रहा है किसी सरफेस के अंदर देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर फ्लक्स बाहर जा रहा है किसी सरफेस से, किसी एनक्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई सरफेस क्लोज है तो अगर कोई फ्लक्स बाहर जा रहा है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर फ्लक्स मान लो अंदर आ रहा है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इससे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।